बच्चों, पिछले वाले ई लेक्चर में हम लोग चर्चा कर रहे थे वितरण के सिद्धांत की। आज हम चर्चा करेंगे लाभ का सिद्धांत। ये लाभ का सिद्धांत भी वितरण के सिद्धांतों के अंतर्गत ही एक साधन के प्रतिफल का सिद्धांत है। लाभ का संबंध उद्यमी तथा उसके कार्यों से है, परंतु लाभ की प्रकृति, उसकी उत्पत्ति और महत्व के संबंध में पूर्ण सहमति नहीं है। आर्थिक सिद्धांत में यह विषय सबसे जटिल और अस्पष्ट है। इस अस्पष्टता का कारण उद्योग के कार्यों के विषय में अर्थशास्त्रियों के विभिन्न मतभेद होना है। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार उद्योगकर्ता अन्य साधनों को संगठित करता है तथा उसके बदले लाभ अर्जित करता है। अन्य अर्थशास्त्रियों के अनुसार उद्यमकर्ता जोखिम वहन करता है। प्रोफेसर शुम्पेटर ने उद्योग का कार्य नव परिवर्तन लाना बताया और नाइट ने कहा है कि लाभ अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होता है। जेम केन्स के अनुसार लाभ का सिद्धांत, लाभ सामान्य कीमत स्तर में अनुकूल परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। इसी प्रकार श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, चैम्बरलिन और अन्य लाभ को अपूर्ण प्रतियोगिता तथा पूर्ण प्रतियोगिता में या एकाधिकार के कारण उत्पन्न होना मानते हैं। इनके अनुसार जोखिम वहन करने से लाभ उत्पन्न होता है। वास्तव में लाभ उन सभी कारणों से उत्पन्न होता है प्रत्येक विचारधारा लाभ के महत्वपूर्ण तत्व की व्याख्या करती है। इसलिए अधिकतम अर्थशास्त्री अपना अपना विचार व्यक्त करते हैं। इसी क्रम में B.S. विक्सटीड का मत है कि लाभ एकाधिकार सम्मत नव परिवर्तन और अनिश्चितता भविष्य का ठीक पूर्व अनुमान लगाने के कारण उत्पन्न होता है। यह उल्लेखनीय है कि लाभ अवशिष्ट आय है जो अन्य साधनों को पहले से संविदा द्वारा निश्चित कीमत चुकाने के बाद बचती है। इस रूप में लाभ गैर संविदा आय, इसलिए यह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकती है। शुद्ध लाभ वह है जो उद्यमी के कुल लाभ में से उस उद्यमी द्वारा उसके स्वयं के साधनों अर्थात भूमि, पूंजी, श्रम या प्रबंध आदि की कीमतों के भुगतान के बाद बचती है। अब बात आती है लाभ का गत्यात्मक से अधिक। यह विचारधारा
जेबी क्लार्क के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। उनका तर्क है कि स्थिर और गतिहीन अर्थव्यवस्था में कोई लाभ उत्पन्न नहीं होता। ऐसी अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की दशाओं में कोई परिवर्तन न हो तो कोई लाभ उत्पन्न नहीं होता। पूर्ण प्रत्युत्ता में भी दीर्घकाल में फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में यदि मांग और पूर्ति अपरिवर्तित हैं तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके विपरीत मांग और पूर्ति में परिवर्तन होने पर लाभ उत्पन्न होता है। क्लार्क के अनुसार निम्नलिखित 5 परिवर्तन लाभ को उत्पन्न करते हैं। नंबर 1, मानवीय आवश्यकताओं की मात्रा और स्वरूप में परिवर्तन। नंबर 2, उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन। नंबर 3, जनसंख्या में वृद्धि। नंबर 4, पूंजी की मात्रा में परिवर्तन। और नंबर 5, व्यवसायिक संगठन के स्वरूप में परिवर्तन। मानवीय आवश्यकता बढ़ने, जनसंख्या बढ़ने, उत्पादन की सुधरी हुई तकनीक तथा सस्ते कच्चे माल की उपलब्धियां, पूंजी में वृद्धि तथा नवीन व्यावसायिक संगठन के उपयोग से लाभ में कमी होने, लागत में कमी होने से अथवा वस्तु की कीमत बढ़ने के कारण लाभ उत्पन्न होता है। उपरोक्त 5 परिवर्तन के अलावा निम्नलिखित 2 अन्य कारणों से भी लाभ उत्पन्न होता है। नवप्रवर्तन। उद्यमी द्वारा प्रयुक्त नवप्रवर्तन जैसे नवीन पदार्थ, उत्पादन की नवीन और सस्ती तकनीक, विपणन की नवीन तकनीक, विज्ञापन की नवीन विद्या आदि से लाभ उत्पन्न होते हैं। इन नवीन परिवर्तनों से वस्तु के उत्पादन की लागत बढ़ती है अथवा मांग बढ़ती है। सफल नवप्रवर्तन करने वालों उद्यमी को अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। जो ही इन नवप्रवर्तनों की जानकारी अन्य उद्यमियों को प्राप्त होती है, उन्हें अपना लेते हैं, जिससे लाभ समाप्त हो जाते हैं। परंतु निरंतर नवप्रवर्तन करने से उद्यमी को लाभ मिलता रहता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि नवप्रवर्तन के कारण लाभ उत्पन्न होता है। बाह्य परिवर्तन। शुद्ध रूप से किए जाने वाले व्यापार चक्र, सरकारी की नीतियों में परिवर्तन, उत्पादन तकनीक में परिवर्तन, उपयोगिता की रुचि में परिवर्तन, स्थानांतरण पदार्थों की उपलब्धियां आदि से भी लाभ प्रभावित होते हैं। इसके अर्थात बाह्य जो परिवर्तन होते हैं उनके कारण भी लाभ प्राप्त होते हैं। अब बात आती है नवप्रवर्तन तथा लाभ। यह विचारधारा शुम्पेटर के द्वारा दी गई थी। उनके अनुसार नवप्रवर्तन के कारण उद्यमी को लाभ प्राप्त होता है। शुम्पेटर के अनुसार नवप्रवर्तन वह तकनीक है जिससे वस्तु की मांग बढ़ती है अथवा लागत घटती है। उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है: उत्पादन में लागत में कमी करने वाले नवप्रवर्तन और वस्तु की मांग को बढ़ाने वाले नवप्रवर्तन। नंबर 1, उत्पादन के लागत में कमी करने वाले नवप्रवर्तन। इन नवप्रवर्तनों में नवीन मशीन का प्रयोग, उत्पादन की नवीन और सस्ती तकनीक का प्रयोग, कच्चे माल के नवीन स्रोत का उपयोग, उत्पादन के संगठन की नवीन विद्या आदि का सम्मिलित किए जाते हैं, जिससे कि उसकी लागत में कमी आती है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। वस्तुओं की मांग को बढ़ाने वाले नवप्रवर्तन। इनमें नवीन पदार्थों की खोज, पदार्थ की नवीन डिजाइन की खोज, विज्ञापन की नवीन विद्या, नवीन बाजार की खोज आदि शामिल होते हैं। यह उल्लेखनीय है कि जो व्यक्ति नवप्रवर्तन में तत्परता दिखाता है उसे अधिक लाभ अर्जित होते हैं, परंतु अन्य उद्यमियों के
अन्य उद्यमियों के द्वारा उनको अपनाने से लाभ समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम जोखिम, अनिश्चितता और लाभ। यह विचारधारा नाइट के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नाइट के अनुसार लाभ निश्चितता वहन करने का पुरस्कार है। नाइट से पूर्व और पिगुस ने भी यह बताया था कि लाभ जोखिम के कारण उत्पन्न होता है। नाइट ने कहा कि लाभ का तभी उत्पन्न होता है जब परिवर्तन और उनको परिणाम का पूर्व अनुमान लगाना संभव न हो। लाभ भविष्य की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होते हैं। यदि भविष्य की दशा पहले से ज्ञात हो तो कोई लाभ उत्पन्न नहीं होगा। नाइट के अनुसार अर्थव्यवस्था में अनिश्चितताओं के कारण से उत्पन्न होते हैं। वे परिवर्तन जो उद्यमी द्वारा स्वयं किए जाते हैं, जैसे नवीन पदार्थ उत्पादन की नवीन और कुशल तकनीक आदि, इनसे उद्यमियों स्वयं तथा उसके प्रति दोनों के लिए अनिश्चितता उत्पन्न होते हैं। गति परिवर्तन से बाह्य से अपनाते हैं, जैसे लोगों की रुचि और फैशन में परिवर्तन, सरकार की नीति और कानून में परिवर्तन आदि से भी लाभ प्राप्त होते हैं। कराधान, मजदूरी, श्रम संबंधी तेजी और मंदी, लोगों की आय में परिवर्तन, उत्पादन तकनीक में सुधार आदि नाइट के अनुसार अनिश्चितता के कारण जोखिम होती है। वे जोखिम को दो भागों में बांटते हैं, बीमा योग्य जोखिम तथा बीमा अयोग्य जोखिम। बीमा योग्य जोखिम वह है जिसका बीमा कराया जा सकता है, जैसे आग, चोरी, दुर्घटना आदि। इसके विपरीत बीमा अयोग्य जोखिम वे हैं जिनका बीमा नहीं कराया जा सकता, जैसे वस्तु की कीमत और उत्पादन में परिवर्तन, तेजी, मंदी, अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन आदि। नाइट का मानना है कि केवल बीमा अयोग्य जोखिमों के कारण ही लाभ उत्पन्न होता है। अब इसके बाद में बात करते हैं हम एकाधिकार तथा लाभ। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन व चैम्बरलिन और क्लर्क के अनुसार अपूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार के कारण लाभ उत्पन्न होता है। किसी भी बाजार में अपूर्णता की मात्रा जितनी ही अधिक होगी, अर्थात एकाधिकारी शक्ति जितनी अधिक होती है उतना ही लाभ अधिक होगा। प्रोफेसर ए.पी. लर्नर ने एकाधिकारी शक्ति का माप प्रस्तुत किया। एकाधिकारी शक्ति का माप होता है डेल्टा के इक्वल टू पी माइनस एम सी भाग पी। यहाँ पी कीमत है, एम सी सीमांत लागत। यदि एम सी इक्वल टू एम आर तो सूत्र होगा के इक्वल टू पी माइनस एम आर भाग एम आर, और पी की जगह हम ए आर लिख सकते हैं, इसलिए ए आर माइनस एम आर भाग एम ए आर, अर्थात 1/E, अर्थात 1/, मांग की लोच। दूसरे शब्दों में ए.पी. लर्नर के अनुसार एकाधिकारी शक्ति का माप मांग की कीमत लोच का विपरीत है, यह विलोम होता है। अर्थात मांग की कीमत लोच जितनी कम होगी उतनी एकाधिकारी शक्ति अधिक होगी, इससे लाभ भी अधिक होगा। पूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकारी शक्ति का माप शून्य होता है। उसके अतिरिक्त एक विपरीत एकाधिकारी शक्ति कुल बाजार की कुल मांग में फर्म के अंश के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। जिस फर्म का बाजार में अंश अधिक होगा उस फर्म की एकाधिकारी शक्ति भी अधिक होगी। अतः उस फर्म को अपने पदार्थ की कीमत के निर्धारण की उतनी ही अधिक स्वतंत्रता होगी। उससे फर्म अधिक लाभ अर्जित कर सकती है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों जैसे मैकल्स, हाम
मार्शल आदि का कहना है कि एकाधिकार शक्ति को बनाए रखने के लिए बाजार में फर्म के प्रवेश पर और प्रतिबंध होने आवश्यक हैं, क्योंकि कच्चे माल की पूर्ति पर नियंत्रण, पेटेंट अधिकार, फर्मों की उत्पादन की मितव्ययिता एवं कच्चे माल पर नियंत्रण, बड़े पैमाने पर उत्पादन की कठिनाइयों आदि से नवीन फर्मों के प्रवेश पर नियंत्रण रहता है। यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि एकाधिकारी शक्ति लाभ के लिए कोई गारंटी नहीं है। मांग की कमी अथवा लागत में वृद्धि के कारण एकाधिकारी फर्म को हानि भी उठानी पड़ सकती है। इस तरह से हमने देखा कि लाभ के जो सिद्धांत बताए गए हैं वो अनेक अर्थशास्त्रियों द्वारा अलग अलग बताए गए हैं। कोई जोखिम कहता है, कोई नवप्रवर्तन कहता है, कोई अनिश्चितता कहता है, कोई बीमा योग्य। तो इस तरह से कोई एकाधिकार शक्ति के आधार पर लाभ का अपने अपने दृष्टिकोण से व्याख्या करता है। तो इस तरह से ये लाभ के सिद्धांत की बात हुई। ठीक है, अगले लेक्चर में हम और अन्य किसी विषय पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।